मॉर्निंग। अब जो अपन मानव भूगोल में जो अपना सेकंड पेपर चल रहा था उसमें अपन कुछ पिछले वीडियो तक अपन ने कुछ एग्जामिनेशन में जो अपने फर्स्ट जो अपना कंपलसरी क्वेश्चन होता है उन क्वेश्चनों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज उसी को अपन आगे बढ़ाते और उसके पार्ट में जो अपने पास में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रह गए थे उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। और उनमें जैसे अपने पास में जो अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने पास में कटिबंध स्तर का सिद्धांत किसने दिया, यानी कटिबंध स्तर का सिद्धांत किसने दिया, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो कटिबंध स्तर का जो सिद्धांत किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने, यानी कटिबंध स्तर का सिद्धांत दिया था ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। और उसके बाद में अपन जो चर्चा करेंगे अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में, तो पहला अपने पास में आगे कटिबंध स्तर का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, ग्रिफिथ टेलर ने, यानी ग्रिफिथ जो टेलर थे जिन्होंने अपने पास में ग्रिफिथ टेलर जिन्हें रुको और जाओ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको अपन नव निश्चयवादी विचारधारा कहते हैं, वो अपने पास में ग्रिफिथ टेलर ने कटिबंध स्तर का सिद्धांत दिया था। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि अगला जो है कि जो अपने जनजातियाँ अपन ने पढ़ी थी उसमें अपने पास में एक बुस्मे जनजाति थी, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन एस्किमो जनजाति थी, नागा जनजाति थी, भील जनजाति थी, उनमें से जैसे अपने पास में कुछ क्वेश्चन से अपन करते हैं कि जैसे एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या बताया था इसमें, कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला, यानी एस्किमो जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कच्चा मांस खाने वाला। उसके बाद में टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा या अपने पास में बर्फीले टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, करने वाली जनजाति कौन सी हैं, तो क्या हो जाएगा, एस्किमो, यानी कि टुंड्रा प्रदेशों में या बर्फीले प्रदेशों में, या अपन कह सकते हैं कि अलास्का जो अपने पास में है, अलास्का में, या अपन कहें कि कनाडा में, ग्रीनलैंड में, उत्तरी जो साइबेरिया में निवास करने वाले बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी हैं, एस्किमो जनजाति हैं। उसके बाद में अपने पास में जो एस्किमो जनजाति के द्वारा जो बर्फ़ के जो घर बनाए जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इग्लू क्या है, तो इसमें अपने पास में इसका जो आंसर होगा कि एस्किमो जनजाति के द्वारा बर्फीले क्षेत्रों में जो घर बनाए जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। तो कौन सी जनजाति के द्वारा, एस्किमो जनजाति के द्वारा बर्फ में बनाए जाने वाले घर क्या कहलाएंगे अपने पास में, इग्लू। तो अपने पास में पहला था कटिबंध स्तर का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने किया था। उसके बाद में एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ है अपने पास में कच्चा मांस खाने वाला है। टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले जनजाति कौन सी अपने पास में, एस्किमो जनजाति हैं। और इग्लू क्या हैं, तो एस्किमो जनजाति के जो लोग घर बनाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, इग्लू अपन कहते हैं। उसके बाद में एक अपने पास में शब्द आया था हार्पून क्या है, हार्पून क्या है, जैसे क्वेश्चन आ गया हार्पून क्या है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एस्किमो जनजाति के द्वारा, एस्किमो जनजाति के द्वारा शिकार में काम में लिया जाने वाला हथियार। तो यहाँ पर अपने पास में शब्द क्या आ रहा है, हथियार। तो हार्पून क्या है, एक हथियार है जो अपने पास में एस्किमो जनजाति के द्वारा जब वो सील मछली का, विलवेल मछली का या बड़ी मछलियों का वो शिकार करते हैं, उस समय जो काम में लिया जाने वाला जो भालू नुमा जो हथियार होता है वो क्या कहलाता है, अपने पास में हार्पून कहलाता है। उसके बाद में है
कि एस्किमो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, एल्यूट। एस्किमो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूट। एल्यूट भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, एल्यूट भाषा बोलते हैं, यानी एस्किमो जनजाति के लोग एल्यूट भाषा बोलते हैं। उसके बाद में ये अपने पास में आ गया एस्किमो। उसके बाद में है कि कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति कौन सी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बुशमैन। बुशमैन यानी झाड़ी वाले क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति कौन सी अपने पास में, बुशमैन जनजाति है। कहाँ निवास करती हैं, कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर अपने पास में, अफ्रीका महाद्वीप में है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से जस्ट ऊपर की तरफ अपने पास में जो जिम्बाब्वे है, कांगो बेसिन से नीचे की तरफ अपने पास में कौन सा मरुस्थल है, अफ्रीका मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल भी कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में ही है। वो उत्तर की तरफ है, ये उससे नीचे दक्षिण की तरफ अपने पास में जो है कालाहारी मरुस्थल। अपन दक्षिण में भी नहीं कह सकते हैं, तो पूरी तरह से अपन उसको बीच वाले क्षेत्र में भी नहीं कह सकते, जो अपना जिम्बाब्वे और कांगो बेसिन के बीच वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है। वहाँ पर कौन से जनजाति निवास करते हैं, बुशमैन जनजाति निवास करते हैं। इस जनजाति को अपन कहें कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या मरुस्थलों में निवास करने वाली जनजाति भी इसको कहा जाता है। उसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसमें आएगा एल्सवर्थ हंटिंगटन। कौन है अपने पास में, एल्सवर्थ हंटिंगटन। या अपन कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है अपने पास में, हंटिंगटन है, एल्सवर्थ हंटिंगटन है। उसके बाद में है कि जो अपने पास में दीपा कृषि, दीपा अपने पास में क्या है, कृषि का प्रकार है। स्थानांतरित कृषि की जाती है। कौन सी कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि कौन सी होती है, जैसे अपने जब कृषियों के बारे में या जनजातियों के बारे में पढ़ा था, उसमें आपको बताया था कि जब ये आदिवासियों के द्वारा मुख्य रूप से पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में की जाती है। और स्थानांतरित कृषि या दीपा कृषि जो है, झूमिंग कृषि, वालरा कृषि, लदान कृषि, वाल्टर कृषि, ये जो अपने झूमिंग कृषि हैं, स्थानांतरित कृषि हैं, इसी के अलग अलग क्षेत्रों में नाम है। तो उन्हीं में से अपने पास में एक दीपा कृषि है जो स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि का प्रकार है। ये जो कृषि कौन सी जनजाति के द्वारा, दीपा कृषि कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, गोंड जनजाति के द्वारा दीपा कृषि की जाती है। यानी जो अपने पास में आया था बस्तर की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में, हाँ, तो वो है अपने पास में दीपा कृषि। तो उसमें जैसे अपने पास में कौन सी स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि, जिसमें आदिवासियों के द्वारा जो कृषि है उसमें जो अपना वहाँ का जो भूतल है, वहाँ पर जो भी झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती है उसको जला दिया जाता है, उनकी राख को खाद के रूप में काम में लेते हैं, 2-3 साल तक खेती करते हैं और फिर उस जो बंजर भूमि होती है उसको छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार की जो कृषि होती है उसको अपन क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि उसको कहा जाता है। उसके बाद में आता है कू। ये कई बार आता है, कू क्या है, कू शब्द आता है। कू अपने पास में, कू क्या है, भील जनजाति के घरों को, भील जनजाति के घरों को अपन क्या कहते हैं, कू कहते हैं। तो कू शब्द किसके लिए काम में आ रहा है, भील जनजाति के घरों को अपन क्या कहते हैं,
कू शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो अपने पास में भील जनजातीय ग्रोह को क्या कहते हैं, कू कहा जाता है। उसके बाद में ट्रांसह्यूमेंस, ट्रांसह्यूमेंस ट्रांसह्यूमेंस क्या है, ट्रांसह्यूमेंस क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, सामयिक जो पशुचारण, सामयिक पशुचारण, यानी जिसको अपन कह सकते हैं कि ऋतु प्रवास की, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था, सामयिक यानी ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार जो पशुचारण होता है, जिसको अपन चलवासी पशुचारण भी कह सकते हैं, कि जहाँ पर जो पशुचारक होते हैं वो एक निश्चित स्थान पर नहीं रहते हैं और समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार जहाँ पर उनके पशुओं को जैसे चारा मिलता है, जैसे जलवायु बदलती हैं, ऋतु बदलती हैं, सर्दियों में गर्मियों में उनके जो पशु चराने के जो क्षेत्र होते हैं वो बदलते जाते हैं, तो उसको अपन जो सामयिक जो पशुचारण होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसह्यूमेंस के नाम से उसको जाना जाता है। उसके बाद में पल्स ऑफ इंडिया एशिया के लेखक कौन है, पल्स ऑफ एशिया, पल्स ऑफ एशिया के यानी कि जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो पल्स ऑफ एशिया की जो पुस्तक है उसके लेखक हैं अपने पास में हंटिंगटन। कौन है, हंटिंगटन। यानी कि जो अपने पास में अगला क्वेश्चन है कि पल्स ऑफ एशिया जो पुस्तक है कृति, उसके लेखक कौन है, अपने पास में हंटिंगटन है। यानी कि पल्स ऑफ जो एशिया है उस पुस्तक के लेखक कौन आ गए अपने पास में, हंटिंगटन है। उसके बाद में है कि मानव जो प्रजातियां नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को, मानव प्रजातियां, मानव प्रजातियां नस्ल को प्रकट करती हैं, नस्ल को प्रकट करती हैं न कि सभ्यता को। ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, तो अपने पास में क्वेश्चन क्या आ गया कि जो मानव सभ्यता है, यानी कि जो मानव जो प्रजातियां हैं वो नस्ल को प्रकट करती हैं, किसको प्रकट करती हैं, नस्ल को प्रकट करती हैं न कि सभ्यता को। तो ये जो कथन था वो किसने दिया था कि जो मानव प्रजातियां हैं वो नस्ल को प्रकट कर रही हैं न कि सभ्यता को, तो इसका आंसर क्या होगा, जी टेलर। जी टेलर का मीन्स क्या हो जाएगा, गिरफिथ टेलर, गिरफिथ टेलर। यानी कि अपने पास में कई बार शॉर्ट नेम जी टेलर और गिरफिथ टेलर दोनों क्या हैं, एक ही हैं। जी की फुल फॉर्म क्या हो जाए, गिरफिथ टेलर। तो मानव प्रजातियां नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता का कथन अपने पास में गिरफिथ टेलर का है। उसके बाद में भूगोल में द्वैतवाद का जन्म, भूगोल में द्वैतवाद का जनक कौन है, तो इसका आंसर होगा वारेनियस। कौन है अपने पास में, वारेनियस। यानी कि भूगोल में द्वैतवाद का जनक कौन है अपने पास में, वारेनियस को भूगोल में द्वैतवाद का जनक माना जाता है। उसके बाद में है कि अनुकूलतम जो अपने पास में जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया। यानी कि जो सिद्धांत अपने पास में अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर होगा हेनरी सिज्विक, हेनरी
सिजविक ने जो है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत दिया था। यानी अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हेनरी सिजविक ने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है मानव भूगोल के जो सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक, मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर होगा इसका विडाल डी लाब्लास। विडाल डी लाब्लास कौन है ये? संभववाद का प्रतिपादक, संभववाद का जनक कौन है? पॉसिबिलिटीज जो थे अपने पास, पॉसिबिलिज्म था उसके जो जनक थे विडाल डी लाब्लास। उसने ही जो अपने पास में मानव भूगोल के सिद्धांत जो नामक है उस जो पुस्तक की रचना उसने की थी। मनुष्य भूतल की उपज है, मनुष्य भूतल, मनुष्य भूतल की उपज है, ये कथन किसका है? यानी मनुष्य किसकी उपज है? भूतल की उपज है, ये कथन है एलन चर्चिल सैंपल। एलन चर्चिल सैंपल जो अपने पास में रेडजेल की शिष्य, अमेरिकन शिष्य हुआ करती थी, नियतिवाद के समर्थक जिन्होंने पर्यावरण को सर्वश्रेष्ठ माना था और प्रकृति में जो मनुष्य की स्थिति को गौण बताया था, वो थी अपने पास में एलन चर्चिल सैंपल। जो रेडजेल की शिष्य हुआ करती थी, जो नीतिवाद की समर्थक थी, वो थी अपने पास में एलन चर्चिल सैंपल। उन्होंने कहा मनुष्य जो है वो किसकी उपज है? भूतल की उपज है, यानी भौतिक पर्यावरण और उनके पर्यावरण से निर्मित जो या उनकी उपज है मनुष्य मानव है, ये कथन किसका था? एलन चर्चिल सैंपल का था। उसके बाद में अपने पास में आ रहा है कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। मानव भूगोल, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह कथन किसका है? तो अपने पास में कथन किसका है? एच बैराज। एच बैराज का कथन है कि जो मानव भूगोल हैं वो कि पारिस्थिति जो मानव भूगोल हैं मानव पारिस्थितिकी है, ये जो कथन है किसका है? एच बैराज का कथन है। एच बैराज ने ये कहा है कि मानव भूगोल है वही मानव की पारिस्थितिकी है। तो ये अपने पास में कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के लिए, इसमें आपको एक जो अपने 10 नंबर और 15 नंबर का जो अपने सिलेबस में जो अब तक आपको पढ़ा दिया गया है, उनमें से आपको जो अपने पास में क्वेश्चन बनता है वो अपने पास में है कि जनसंख्या स्थानांतरण, जो बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या स्थानांतरण क्या है, या इस स्थानांतरण की जगह क्या आ सकता है? प्रवास भी आ सकता है और इसकी जगह प्रवसन भी आ सकता है। ये तीनों अपने पास में क्या है? एक ही है। जनसंख्या प्रवास क्या है, जनसंख्या प्रवसन क्या है, तो इसके जो कारण हैं और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। कारण और प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये अपने पास में जो थे कि किस कारण से होता है,
और जो अपने पास में जो कारण हैं और प्रकार हैं, जैसे अपन ने अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय जो प्रवास पढ़े थे वो प्रकारों में, प्राकृतिक कारक, राजनीतिक कारक, ये जो अपन ने पढ़े थे आर्थिक कारक, वो किस में आ जाएंगे, कारकों में। एक इसके रूप होते हैं जो अपन ने पढ़े थे आप्रवास और उत्प्रवासों के बारे में आपको बताया गया था। तो एक बड़ा पर्सन यहाँ पर बनता है जो अपने पास में BA वालों के लिए तो 15 और BSc वालों के लिए 10 नंबर का ये होता है। तो अपने पास में कौन सा जो टॉपिक था कि जनसंख्या, स्थानांतरण, प्रवास और प्रवसन तीनों एक ही चीज़ है। स्थानांतरण का मतलब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना और जाना, प्रवास और प्रवसन भी यही है। कारण और प्रकार का विस्तार से अपन को इसमें विस्तार से वर्णन करना है, जो आपको उस पिछले जो वीडियो थे उनमें इनकी विस्तार से आपको समझाया गया है, चर्चा उसमें की गई है। वही क्वेश्चन यहाँ पर हैं और उन्हीं में से अपने पास में एक बड़ा क्वेश्चन आता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।